नमस्कार, डे न्यूज आपका स्वागत करता है दिन भर की सभी खबरों के साथ। मैं हूं आपके साथ शिवा। लेकिन खबरों का आगाज करें उससे पहले आज की अहम सुर्खियां। बारिश तो थमी लेकिन जल जमाव से जनजीवन बेहाल। स्मार्ट सिटी का लोगों ने उड़ाया माखौल। सड़क पर पैदल चलना हुआ मुश्किल। दुर्गा पूजा की तैयारी में बारिश ने उत्पन्न की बाधा। समितियों की बढ़ी परेशानी। और एटीएम काट कर 20 लाख रुपए ले उड़े अपराधी। सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर वारदात को दिया अंजाम। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब आइए बताते हैं आपको आज की खबरें विस्तार से। हथिया नक्षत्र में 2 दिनों से रिकॉर्ड तोड़ हो रही बारिश ने फिर से शहर को लबालब कर दिया। शहर के लगभग सभी चौक चौराहों, सड़क, बाजार और गली मोहल्ला तक में घुटना से ज्यादा पानी जमा हो गया है। इससे नाला और सड़क का अंतर भी खत्म हो चुका है। पानी निकासी के लिए जहां आउटलेट बने हैं, कलवर्ट बना है, वहां ओवरफ्लो होकर बह रहा है। इस बार की मॉनसून में अब तक शहर के जिन जिन मोहल्लों और रोड पर पानी नहीं लगा था, 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने उन रोड और मोहल्लों को भी जलमग्न कर दिया है। पानी के कारण लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मोती झील, स्टेशन रोड, अघोरिया बाजार सहित विभिन्न जगहों पर जल जमाव की गंभीर समस्या हो गई है। वहीं रविवार की दोपहर के बाद बारिश नहीं होने से शहर वासियों को कुछ राहत मिला। सिटी है, देख लीजिए, नीतीश जी के राज में यही सब हो रहा है। कहने को कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है, जबकि पानी का कोई निकासी नहीं है। सारा लोग परेशान, सारा व्यापारी परेशान। अभी 2 साल कोरोना से जूझ रहे हैं। अब इस बार का सोच रहे थे कि त्यौहार बढ़िया से चलेगा, लेकिन इस बार इतना ना बारिश हुआ, पानी आ गया, जिसके कारण हम लोग व्यापारी भाई लोग एकदम परेशान हैं। सारे दुकानदार लोग परेशान हैं और पानी का निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। सरकार का इंतजाम जो भी है वो बद से बदहाल है। जनप्रतिनिधि भी चेंज किए, क्या लगता है? जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? इससे पहले तो सुरेश शर्मा जी इतना दिन रहे थे, कुछ करवे नहीं किए। ये तो अभी आए ही हैं। अब धीरे धीरे नहीं इसका विकास होगा, धीरे धीरे सुधार होगा ना। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद शहर टापू बन चुका है। शहर के अधिकांश मोहल्ले डूब चुके हैं। कई मोहल्लों में लोगों को घर से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। वहीं वार्ड नंबर 31 की श्री रामनगर कॉलोनी में तो लोग सांपों के डर के कारण घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। लोगों में खौफ का माहौल है। दरअसल उस मोहल्ले में भीषण जल जमाव है और उसमें हमेशा सांप निकल रहे हैं, जिसके कारण लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर से बाहर की जरूरत को चीजों को लेकर भी निकलना मुश्किल हो गया है। सांपों का डर सताता रहता है, लेकिन उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। नगर निगम के वादे पूरी तरह से फेल है और अभी जो वर्तमान विधायक है वह तो देखने भी नहीं आते। साथ ही कहा कि जनप्रतिनिधियों से अब कोई उम्मीद नहीं है। नगर आयुक्त जल जमाव से मुक्ति दिला सकते हैं। बरसात के मौसम में बारिश तो होता है, लेकिन यहाँ निगम की लापरवाही के कारण पूरा नाला कचरा से भरा हुआ है, जिसके कारण वाटर लॉगिंग हो रहा है, जिसके कारण 4 फुट तक पानी हमारे मोहल्ले में लगा हुआ है। और यहाँ के विधायक अपने छत से देख के मज़े ले रहे हैं। बच्चे सब परेशान हैं। यहाँ कई सांप बिच्छू को हमने मारा है कल से आज तक, और यहाँ पे इतनी अधिक परेशानी बढ़ी हुई है कि लोग सब्जी तक नहीं ले जा पा रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए नगर आयुक्त से अनुरोध है कि वो इसका जल्द से जल्द समाधान करे। जहाँ तक राजनीतिक गलियों में की बात की जाए तो माननीय सुरेश शर्मा जी, जो कि इस काम के लिए काफ़ी प्रयासरत थे, लेकिन उनके रीजन में तो काम नहीं हो पाया। और विजन चौधरी जी इस बार अपने भारी बहुमत से इस विधानसभा में आए हैं, लेकिन उससे भी बहुत ही ज़्यादा
दुर्दशा की स्थिति देखी जा रही। इससे तो अच्छा था कि वो कम से कम एटलीस्ट मोहल्ले के लोगों की बातों को सुनते तो ज़रूर थे, आते थे, मिलते थे। यहाँ तो विधायक महोदय अपने घर से छत पे बैठ के मज़ा ले रहे हैं और उनको कुछ नहीं पता कि गलियों में क्या हो रहा है। लोग तंग हैं, परेशान हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो विधायक जी से अनुरोध है कि एक बार वो थोड़ा सा घर से बाहर निकल के देखें कि मोहल्लों में क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। जल जमाव से तो काफ़ी परेशानी है, बच्चे हो चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, सभी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि इवन कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इतनी पानी है, इतनी इसमें सांप बिच्छू है, कई सारे सांप को हम लोग ने पकड़ कर मारा भी है। इसमें चेरा चल रहा है, जोंक चल रहा है, बच्चे डर कर अपने घर में ही कैद होकर अपना समय किसी तरह गुजार रहे हैं। यही सारी परेशानी है। इसमें नाला का साफ सफाई करना काफ़ी ज़रूरी है और नगर आयुक्त के पास तक ये बात पहुंचना चाहिए कि उनको इसमें कुछ ठोस कदम उठाएं ताकि हम लोगों को बार बार ये परेशानी हो रही है और ये परेशानी से हम लोग बाहर आ जाए। क्या परेशानी हो रहा है बाबू? अब क्या कहें, ऐसा कर्फ्यू का समय आ गया, कोई हमारी मदद करने नहीं आ रहा है और यहाँ पे हम पानी में डूबे हुए हैं और विधायक साहब वहाँ छत पे से हमें देख रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। और अब नगर आयुक्त से ही आखिरी उम्मीद है जो हमें बचा सकते हैं। घर से कैसे निकलते हैं स्कूल जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए घर से तो अभी हम निकल ही नहीं रहे हैं। नगर निगम के लाख जतन के बाद भी शहर में जल निकासी की समस्या में सुधार नहीं हो सका है। कुछ घंटे की बारिश से मोहल्ले हो या बाजार की मुख्य सड़कें सभी जलमग्न है। जल जमाव से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। बदहाल ड्रेनेज सिस्टम के कारण शहर वासियों के घरों में पानी प्रवेश कर गया है। रविवार की सुबह बारिश ने सड़क की और शहर की सूरत बिगाड़ दी। नगर निगम के बदहाल ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। कल्याणी, मोतीझील, धर्मशाला पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। जान जोखिम में डालकर लोग जल जमाव को पार करते रहे। इस दौरान लोग गिरकर चोटिल भी हुए। नगर निगम जल जमाव से तो निजात नहीं दिला पाया, पर लोगों को चिढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटी का बोर्ड जगह जगह पर जरूर लगा दिया गया है। सबसे ज्यादा जल जमाव से प्रभावित वाहन चालक नजर आए। सड़कों पर कई जगहों पर जल जमाव के कारण गाड़ियां बंद होती नजर आई, जिनसे लोग गाड़ियों को धक्का देते भी नजर आए। मोटर मैकेनिक मोहम्मद फिरोज ने बताया कि पहले जहां इक्का दुक्का गाड़ियां आती थी, वहीं अभी 100 से अधिक गाड़ियां पानी में बंद होने के कारण आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, इतना परेशानी है, डेली बारिश हो रहा, पूरे घर में पानी भर गया है। खाना क्योंकि किचन में भी दिख रहा है पूरा पानी भरा हुआ है, तो खाना पीना ये सब फिर कैसे? बहुत, पूजा रूम भी है, पूरा पानी भरा हुआ है, सब जगह सांप बिच्छू ये सब का भी डर होगा। बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। और क्या बोले, बच्चा सब भी कहीं आ जा नहीं सक रहा है, इतना पानी भरा हुआ है। लग रहा है आपको कि नगर निगम पूरी तरीके से फेल है, जो जल निकासी नहीं हो पा रहा है नालों से, ये सबसे? हाँ, लग तो रहा है, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। अगर ध्यान देते तो ऐसा नहीं होता। हर बार की बरसात में हर बार यही होता है लगातार। इस बार तो ज़्यादा बारिश भी हुई है, तो ज़्यादा दिनों तक जल जमाव झेलना पड़ा होगा। मुजफ्फरपुर में NH57 पैटी टोल प्लाजा के समीप टोल कंट्रोल रूम के समीप शनिवार की देर रात वज्रपात होने से लोग बाल बाल बचे। गायघाट थाना क्षेत्र के पैठी टोल प्लाजा पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब टोल प्लाजा के ही कंट्रोल रूम के समीप ठनका गिर पड़ा। इसके कारण टोल बूथ पर काम कर रहे करीब दर्जनों कर्मी बाल बाल बच गए, जबकि आकाशीय बिजली गिरने से टोल पर लगे हुए कई राजस्व शुल्क संग्रह के लिए लगे सभी मशीनरी सामान जल गए। मनीष चतुर्वेदी IT मैनेजर ने बताया कि बिजली गिरने से लगभग 1 घंटा जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि कर्मियों और अधिकारियों ने जल्द ही मशीनों को ठीक कर लिया। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 18 लाख रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों को पुलिस का डर खत्म सा हो गया है। प्रतिदिन अपराधियों के द्वारा बड़ी चोरी व लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर जीरो है।
शनिवार की रात कच्ची पक्की अतरदर रोड स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम को बेखौफ अपराधियों ने निशाना बनाया है। एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर करीबन 20 लाख रुपए कैश पर अपराधियों ने हाथ साफ कर दिया। रविवार की सुबह घटना की सूचना मिलते ही आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई और मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची। एटीएम मशीन का नजारा देखकर दंग रह गई। अपराधियों ने एटीएम के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को ही जला डाला। इसके बाद एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर कैश लेकर चंपत हो गए। एक्सिस बैंक के एटीएम सुपरवाइजर विवेक सिंह ने 20 लाख रुपए कैश गायब होने की पुष्टि की है। इस मामले में सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा ने 2 लोगों को डिटेन किया है। वहीं पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। दर्शकों को बता दें कि पिछले दिनों इसी एक्सिस बैंक के एटीएम से कैश लोड करने के दौरान अपराधियों ने 24 लाख रुपए लूट लिए थे, जिसका उद्भेदन पुलिस आज तक नहीं कर पाई है। बैंक कर्मी का लापरवाही है। यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और ये पहला बार नहीं हुआ है यहाँ, तो इससे पहले भी कई बार हो चुका है कांड। इससे पहले दिन में ही लूट के ले गया है उसी बैंक के एटीएम को। संलिप्तता लगती है कि लोग की रहती है, इस तरह की घटना बार बार यहाँ पे हो रही है, कौन करती है? अब ये बताना तो मुश्किल है किसकी संलिप्तता है, लेकिन यहाँ बैंक की लापरवाही है। 2 एटीएम है और बराबर इसमें पैसा रहता है लेकिन गार्ड नहीं रहता है। आज घटना क्या प्रतीत हुई? आज तो जानकारी मिला है कि अभी हम लोग को 9:30 में जब पुलिस आई है तब जानकारी मिला है कि एटीएम काट के पैसा ले गया है। सुबह में 11 बजे हमारा सफाई वाला लड़का आया था सफाई करके शटर उठाने के लिए, तो उसने आया देखा तो यहाँ पे जो है उसने बताया कि एटीएम को कोई तोड़ करके नुकसान पहुँचा दिया है। हमने प्रथम दृष्टया 100 नंबर पे बहुत बार कॉल की लेकिन हमारा नंबर 100 नंबर पर नहीं लग पाया। हमने अपने उच्च अधिकारियों को फ़ोन करके बता दिया और हमने थाना सदर जी को भी फ़ोन करके बता दिए, तो आए हुए हैं मौका मुआयना करने। क्या स्थिति था? एटीएम अंदर गए तो क्या देखे? एटीएम देखे पूरा हमारा एटीएम टूटा पड़ा हुआ है। गैस कटर का इस्तेमाल किया? अब इसका तो मुझे नहीं मालूम किस चीज़ से काटा गया है, तो पुलिस का जांच है, पुलिस जांच करके नुकसान वगैरह? नुकसान तो हमारा पूरा एटीएम हमारा और एटीएम के साथ हमारा कैश भी हमको नहीं दिख रहा था। लगभग 20 लाख रुपए के आसपास था। 20 लाख कैश। किस कंपनी का? एक्सिस बैंक। जी एक्सिस बैंक का एटीएम था। एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी थी जो इसको चलाती थी। क्या नाम आपका? मेरा नाम विवेक सिंह हुआ। गार्ड वगैरह नहीं है? नहीं, गार्ड नहीं था। रात को सिक्योरिटी पर्पज से हमारा सारा शटर गिरता था और एटीएम बंद रहता था और सुबह में खुलता था। अभी तक यही जानकारी मिल पाई है कि पहले तो ये फ़ोन किया हमें कि हमारी जो एटीएम है एक कच्ची पक्की में उसको काटा गया और कैश गायब है। इनका जो सफाई कर्मी ने खबर किया था कि यहाँ पे साफ करने आया तो स्थिति देखे हैं। अभी तक कोई लिखित रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये हम लोग अंदर जो गए तो क्या सीन था अंदर का? क्या कुछ सीन भाई है बिल्कुल जो है गैस कटर से काट के जो है सारा कैश निकाल दिया है। कितना कैश बता रहे हैं लोग? अभी तक कुछ लिखित रिपोर्ट नहीं बता रहे हैं लोग। अभी तक कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी है। अभी इनका रिपोर्ट से आता है। एटीएम में कई बार सर घटना हो चुकी है। हाँ, थोड़ी सी इनके सुरक्षा में कमी तो है, क्योंकि ना कोई अलर्ट मिला है ना कोई रात में कुछ हमें सूचना मिली है 12 बजे के बाद। सीसीटीवी वगैरह को जला उला दिया? हाँ, लेकिन फुटेज है हमारे पास, उसको देख रहे हैं। सुराग वगैरह कुछ मिल पाया? कौन लोग थे? अभी फुटेज देखने के बाद कह सकते हैं। चुनौती से मान रहे बड़ी घटना? हाँ, बिल्कुल चुनौती है। कैसे इसका उद्भेदन करेंगे? है जो हमारी वैज्ञानिक जो भी हमारी ये है विधि से करेंगे। उद्भेदन हो पाएगा? उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि खादी आंदोलन के जनक ध्वजा प्रसाद साहू खादी के सच्चे प्रहरी थे। उनके आंदोलन और सपने को सरकार साकार कर रही है। सर्वोदय ग्राम में अब खादी के कपड़े की रंगाई और प्रिंटिंग भी होगी। जल्द ही कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनेगा। शनिवार को जिला खादी ग्राम उद्योग संघ की ओर से खादी भंडार कैंपस सर्वोदय ग्राम में 2 अक्टूबर जयंती के अवसर पर गांधी और ध्वजा खादी बाबू विषय पर आयोजित परिचर्चा में बोल रहे थे। वहीं नीति आयोग रिपोर्ट पर कहा गया है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़िया किया जा रहा है और आने वाले दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी नंबर 1 होगा। मौके पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, सांसद अजय निषाद, संघ के अभय चौधरी, वीरेंद्र कुमार, रामाशंकर प्रसाद, संजीव साहू सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। खादी मॉल का घोषणा आज ही पटना में कर दिया था। मुजफ्फरपुर में गौशाला रोड में जो हमारी ज़मीन है उस पर खादी मॉल बनेगा और जल्द ही उसका डिज़ाइन भी बन गया है। अगली बार जब मैं मुजफ्फरपुर आऊँगा तो डिज़ाइन भी यहाँ की जनता को दिखाऊँगा
और वो बेहतरीन खादी मॉल बनेगा। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी यहाँ इस कैंपस में बनाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को जाना नहीं पड़ेगा बंगाल और राजस्थान। वो सारा धुलाई और रंगाई भी यहीं होगी। इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर आपने बात कही है कि एक बटन से पटना से इथेनॉल फैक्ट्री की 29। हाँ, जैसे हमें कोटा केंद्र से मिलेगा वैसे नीतीश कुमार जी के कर कमलों से 29 फैक्ट्री का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठाया गया। सब कह दिया। बिहार में सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया गया। अब स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत बढ़िया बनाया जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नंबर 1। इन दिनों लगातार हो रही बारिश से मूर्तिकारों की परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जैसे जैसे दुर्गा पूजा के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इन मूर्तिकारों की चिंता बढ़ती जा रही है। निर्माण के देवता विश्वकर्मा भगवान की पूजा के बाद दुर्गा उत्सव आता है, लेकिन मौसम का मिजाज उत्सव के मिजाज पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसलिए कुम्हार टोली के मूर्तिकार चिंता में पड़ गए हैं। एक तो यहाँ स्थायी रूप से कुम्हार टोली की व्यवस्था नहीं है, दूसरी तरफ उनके अस्थायी कारखाने में पानी चूने लगा है। हालांकि अस्थायी तिरपाल लगाकर मूर्तियां बनाने का काम चल रहा है, पर मूर्तिकारों को समय पर वो मूर्तियां दे पाएंगे या नहीं, यह संशय बरकरार है। मुजफ्फरपुर में विभिन्न जगहों पर मूर्तिकार मूर्ति बनाने का काम करते हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। कोरोना को लेकर इस बार बनने वाली मूर्तियों की ऊंचाई औसत से कम रखा गया है। मूर्तिकार चीकू का कहना है कि बारिश के दिनों में समस्या बहुत बढ़ जाती है। जी, परेशानी का तो कोई और अंत है ही नहीं, लेकिन जैसे कलाकार सभी के लिए लगभग पिछले साल डट रह गया, यानी माँ का प्रतिमा का पूजा हुआ नहीं, लेकिन इस बार प्रतिमा पूजा करने का सरकार की तरफ से आदेश मिला है, जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और काम करने में हम लोग को एक चीज़ का तो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रहा है, जो प्रकृति के द्वारा जो बारिश लगातार हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग जो कुछ भी करना चाह रहे हैं आगे की ओर उसमें थोड़ा सा बाधित हो रहे हैं। लेकिन माँ की दया होगी तो हम लोग सारे कलाकार हर्षो उत्साह के साथ माँ की प्रतिमा को तैयार करेंगे और जितने भी भक्तजन हैं उनके लिए माँ का स्वरूप तैयार करके और सभी के दर्शन कराने का काज किया। लगातार बारिश हो रही है, मूर्तियाँ सूख नहीं रही, तो लग रहा है कि टाइम पे दे पाइए। जी, हम तो सूर्य भगवान से आराधना करते हैं कि हे प्रभु आप आइए, और हमारी जो कामना है और सारी भक्तों की जो कामना है कि प्रतिमा खूब सुंदर माँ का तैयार हो और वो तैयार हो जाए। कितने वर्ष से काम में लगेंगे इसका? ये सर हमारा बचपन से ही काम में लगे, गॉड गिफ्ट कलाकारी। बाजार का क्या स्थिति है? मार्केट का स्थिति यही कि पहले लाखों के डिमांड में काम हुआ करता था, वही डिमांड अब हजारों में चला गया। कलाकारों के लिए एक तरह से देखा जाए तो कोरोना के बाद एक बुरा वक्त है, किंतु पारिवारिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को देखते हुए जिस काज से जो जुड़ा है उस काज को तो करना अनिवार्य रहता है सर। इसीलिए हम तमाम कलाकार भारतवर्ष में माँ की प्रतिमा को हर्षोल्लास से बनाते हैं। कलाकार जैसे बाढ़ आया हुआ था तो मिट्टी ये सब मिल जा रहा था? नहीं सर, मिट्टी का तो जहाँ तक बात आया तो मिट्टी का दाम 8,000 रुपये मतलब टेलर के हिसाब से दिया गया है। जैसे आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए प्रतिमा की कलाकारी के बाद तो बहुत सारे कलाकार को परेशानी होती है, क्योंकि मान लीजिए ये 15-20 दिन काम किए कलाकार सभी और उसके बाद भूखे मरने का भी स्थिति आ जाता है। क्योंकि हमारे बिहार सरकार के हिसाब से हम कलाकारों के लिए कोई न ऐसा प्रावधान है, न कहीं लोन है, न कहीं उनके लिए कोई सुविधा है कि और भी आर्ट किया जाए। एक कलाकार के अंदर कला उभरते रहता है, किंतु हम अपने गांव समाज या शहर में उस तरह का कला दिखा नहीं पाते, क्योंकि उसमें बीच में खड़ा आ उतरता है पैसा। क्योंकि कलाकार के पास अगर उतना पैसा होता तो कलाकारी को और भी ऊंचा बुनियाद तक ले जाकर। रविवार को आमकोला रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी सुख शांति भवन में ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग और रोटरी आम्रपाली के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क सामाजिक चैरिटेबल क्लिनिक में विशेष मेगा डेंटल चेकअप कैंप आयोजित किया गया। शिविर में डेंटल सर्जन डॉक्टर अमिंद्र कुमार एवं डॉक्टर अमीरी ने 41 रोगियों का दंत प्रशिक्षण कर उचित चिकित्सीय परामर्श दिया। साथ ही जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवा भी वितरित किया। सामान्य मरीजों को प्रोफेसर डॉक्टर रामजी प्रसाद, डॉक्टर नवीन कुमार, हेपोपैथिक डॉक्टर फनीश चंद्र एवं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट डॉक्टर आर झा ने स्वास्थ्य जांच कर उचित चिकित्सीय परामर्श दिया। साप्ताहिक चैरिटेबल क्लिनिक में ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग और रोटरी आम्रपाली द्वारा हर एक रविवार को शिविर लगाया जाता है। आज की विशेषता है कि हम लोगों ने
डेंटल सर्जन्स को बुलाए हैं, वे आए हैं, डेंटल का चेकअप कर रहे हैं और एज यूजुअल पहले की तरह फिजिशियन आए हुए हैं और हड्डी रोग विशेषज्ञ भी आए हुए हैं, वो सब लोगों को देख रहे हैं। विशेष आज यही है डेंटल चेकअप, और उनके द्वारा डेंटल सर्जन अमरिंदर कुमार द्वारा लोगों को यथासंभव ज़रूरतमंद लोगों को दवा का भी वितरण कर रहे हैं। वर्षा के कारण थोड़ा पेशेंट कम हैं, आने में उन लोगों को दिक्कत है, उसके बावजूद भी अभी तक हमको लगता है हाँ अभी तक 25 से ज़्यादा पेशेंट का एग्जामिनेशन हो गया है डेंटल का, और यदि बरसात नहीं होती तो और पेशेंट अभी रास्ते में हैं, आ रहे हैं। तो इस तरह का कैंप का आयोजन हम लोग करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनको इससे फ़ायदा मिले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। मेरा नाम एच.एल. गुप्ता है, हम रोटरी की तरफ से है, और अमरपाली एंड ब्रह्मा कुमारी का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारा काम है रोटरी हम डॉक्टर अवेलेबल कराना, मेडिसिन अवेलेबल कराना। गत 12 साल से चल रहा है। मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र मधुरकर को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान दिया जाएगा, जिसकी जानकारी मिलते बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 2020 के सम्मान के लिए डॉक्टर महेंद्र मधुरकर का चयन किया है। उनको यह सम्मान मिलने से जिले ही नहीं सूबे का भी गौरव बढ़ा है। साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर महेंद्र मधुरकर की यात्रा गौरवमयी रही है। उन्होंने कई चर्चित उपन्यास और कविता संग्रह लिखे हैं, इसके साथ ही ग्रंथ का भी लेखन कर चुके हैं। उनकी आलोचना एवं व्यंग्य पर पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व विभागा अध्यक्ष महेंद्र मधुरकर यूजीसी एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार के पूर्व ज्यूरी सदस्य रह चुके हैं। हिंदी गीत, कविता और उपन्यास के जाने माने कवि लेखक 82 वर्षीय डॉक्टर मधुरकर को यह सम्मान मिलने पर जिले के साहित्यकारों ने बधाई दी है। सम्मान दिया गया तक महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, कैसा लग रहा है? अपने से स्वयं से ज़्यादा तो मैं मुजफ्फरपुर के लिए सोच रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर की धरती का ऋण है, उस ऋण को चुकाना पड़ता है। 3 तरह के ऋण होते हैं, एक तो माता पिता का ऋण होता है, फिर देवताओं का ऋण होता है, ऋषियों का भी ऋण होता है, और मैं चौथे ऋण की बात कर रहा हूँ, वो समाज का ऋण होता है। तो ऐसे जो कार्य होते हैं लिखने पढ़ने के, और उसका जब रिकॉग्निशन मिलता है, उसको जो महत्व दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये जो सामाजिक ऋण है मनुष्य का, वो मनुष्य का ऋण सध जाता है। कहीं ना कहीं इस सम्मान से युवाओं भी प्रभावित होंगे और साहित्य के प्रति रुचि बढ़ेगी लोगों हाँ, और एक और बात है कि देखिए देश काल की सीमाएं टूट रही हैं। अब मैं तो मुजफ्फरपुर बिहार का व्यक्ति हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान गया, विद्वानों का ध्यान गया, मेरी रचनाओं को पढ़ा उन्होंने और उसके आधार पर किया। मैंने कोई उसके लिए आवेदन नहीं दिया, बल्कि सहज भाव से लोगों ने इसको अंगीकार किया, और जो पुस्तकें थीं वो महत्वपूर्ण थी। मुझे सबसे पहले प्रकाशकों का ही फ़ोन आया वहाँ से, एक तो ऑफिस ने वहाँ से फ़ोन किया, और उसके बाद देखते देखते जैसे ही प्रेस रिलीज हुआ होगा, फिर प्रभात प्रकाशन से, फिर राजकमल प्रकाशन से, फिर राजपाल एंड सन्स से फ़ोन आने शुरू हो गए। तो मुझे लगा कि रिलीज़ हो गया है, प्रेस रिलीज़ हो गया है, तो अच्छा लगा। और मज़े की बात यह है कि वहाँ 5 लाख का पुरस्कार था ये, और बिहार का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो 3 लाख का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान कम राशि का है। बिहार के लोगों को भी चाहिए, अधिकारियों को चाहिए, नेताओं को चाहिए कि बिहार के सम्मान को वो बढ़ाएं, क्योंकि पुरस्कार किसी एक राज्य की संपत्ति नहीं है, वो दूसरे राज्यों को भी हम लोग देते हैं। जो भी लेखक जहाँ भी काम कर रहा है वहाँ उसका महत्व मिलता है। और देखिए वृक्ष कहीं भी लगे, उसकी सुगंध, उसके फूलों की गंध दूर दूर तक जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लेखन कार्य जो है वो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में है, मनुष्य और मनुष्यता की बात उसमें होती है। कोई भी कहानी उठा लीजिए, उपन्यास उठा लीजिए। मैं तो उपन्यासकार हूँ मूल रूप से आजकल। पहले कविताएं लिखता था, आलोचना तो है ही,
अभी मेरी एक आलोचना की पुस्तक, 2 आलोचना की पुस्तकें आ रही हैं राजकमल प्रकाशन से। मोटी तगड़ी हैं, वो हैं भारतीय काव्यशास्त्र और हिंदी का नया काव्यशास्त्र। फिर अभी मेघदूत पर मेरा व्याख्यान वो भी छप गया है, अलग बात है। लेकिन उपन्यासों में मेरा मन रमता है, क्योंकि मैं उसमें चरित्रों को उठाता हूँ, मनुष्य के मन के भीतर प्रवेश करता हूँ, उसकी जो अज्ञात ऐषणाएँ हैं, मन के भीतर के न जाने कितने तंतु हैं, कितने विचार हैं, कितने सूत्र हैं जिनका अन्वेषण करना पड़ता है। तो इससे आनंद भी मिलता है और सामाजिक चिंता भी व्यक्त होती है। युवा साहित्यकारों के लिए कुछ संदेश या? हाँ, वो आवश्यक है। युवाओं को चाहिए कि सबसे पहले जो पूर्व साहित्य लिखा गया है उसे पढ़ें, उस समझें क्या कहा गया और क्या उन्हें कहना है। ये एक विभाजक रेखा तो उन्हें खींचनी पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई उपन्यासकार है, उपन्यास लिखना चाहता है, तो उसे प्रेमचंद युग को भी जानना होगा और आज के युग को भी जानना होगा। उसको देखने के बाद तब फिर वो तुलनात्मक रूप से कह सकता है, क्योंकि हम कनेक्ट हो रहे हैं ना, पूरे विश्व से कनेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ बैठे हैं, अमेरिका इंग्लैंड सबसे बात हो रही है, यह एक फ़ायदा है। अब पत्रों का अभी मेरे एक मित्र ने, कलकत्ते से लेखक मित्र ने बधाई दी और उन्होंने कहा कि आप एक पत्र, मैंने पत्र भेजा था आपको मिला नहीं। हमने कहा आप पत्र अब नहीं मिला करते, रजिस्ट्री डाक से ही कोई पत्र मिलेगा। इसीलिए तो नहीं, मैं चाहता था कि जुगा कर रखना लिखे हुए शब्दों को। मैंने कहा वो समय थोड़ा बीत गया है। आप अच्छा है कि मोबाइल ले लें और उसमें जो लिखे हुए अक्षर जाएं अगर, तो उसको आप सुरक्षित रखें। रविवार को चांदनी चौक स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में बिहार राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा किया गया। इस चैंपियनशिप में 5 जिलों के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया। एसोसिएशन के सचिव मनीष कुमार ने बताया कि बिहार में पहली बार दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक के बाद दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कई प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आज का आयोजन है ये बिहार राज्य पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप, जो पहला पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप करवाया जा रहा है, वो इस राज्य का एक अनोखा है, क्योंकि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए ये पहली बार एक राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की आयोजन की जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि हम जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उन्हें भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ताकि उन्हें भी खुद की इम्पोर्टेंस, खुद की वैल्यू पता चले, ताकि वो भी अन्य खिलाड़ियों की तरह राज्य का और देश का प्रतिनिधित्व कर सके दूसरे चैंपियनशिप में। जैसे इस बार इंडियन टीम की अचीवमेंट रही है पैरालंपिक में, हम भी चाहते हैं कि हमारे राज्य का भी प्रतिनिधित्व हो उसमें। और ऐसा ही हमारा एक खिलाड़ी है हैदर परवाज, जो 2017 के वर्ल्ड पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उसने भारत देश का प्रतिनिधित्व किया था। मेरा नाम हुआ अनीश, मैं पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन बिहार का सचिव। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर के कुछ और नई खास खबरों के साथ। तब तक मुझे और हमारी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।